देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पर हैं। आज पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी सबसे पहले येशोरेश्वरी काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। येशोरेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिरों को सजाया गया और खास तैयारियां की गई। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला है। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी शेख हसीना उर रहमान स्मारक पहुंचे और महानायक को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली वापस लौटने से पहले पीएम मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 73 लाख से ज्यादा मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। असम में 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है। असम में विधानसभा के 126 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये सीटें ऊपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के 12 जिलों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड बनाएं। टीएमसी ने झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बीजेपी पर वोटिंग प्रभावित करने का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट किया। आरोप है कि झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम खराब कर समस्या खड़ी की और पश्चिमी मेदिनीपुर के गारबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर वोटरों को अंदर नहीं जाने दिया। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पुलिस अधिकारियों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद करने का आरोप लगाया। आयोग से इन्हें सस्पेंड करने की मांग की। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस मिले। 292 मरीजों की जान चली गई। 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। अब कुल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 19 लाख के पार है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी राज्य कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से करें पालन। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर सतर्क रहने को कहा। लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन कर रहे हैं कि नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस मिले। 112 मरीजों की जान चली गई और 17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति का जायजा ले सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार 1,500 से ज्यादा नए केस मिले हैं।
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना की आंच से सचिन तेंदुलकर का परिवार सुरक्षित है। सचिन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। 65 वर्षीय एक्टर परेश रावल ने 2 हफ्ते पहले कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी थी। हरियाणा में 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब 7000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस मिले। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 269 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। जाखल में फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। जाखल में 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसमें से 6 लोग डीएवी स्कूल के स्टाफ में से हैं। गोलाचिका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और बीडीपीओ के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और बीडीपीओ पर लगाया झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप। मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, तो बीडीपीओ ने मनरेगा मजदूरों के खिलाफ थाने में सरकारी काम में बाधा डालने, रास्ता रोकने को लेकर केस दर्ज कराया। जाखल में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली। बाजीगर बस्ती में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कार्रवाई की गई, तो घर के आंगन में अवैध तरीके से की गई अफीम की खेती मिली। जाखल पुलिस ने मामला दर्ज कर अफीम पौधों को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी मौके से भाग जाने में सफल हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को मामले की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने अफीम के 2200 पौधों को अपने कब्जे में लिया। अफीम के पौधों का वजन 15 किलो 200 ग्राम है। फरीदाबाद में NH2 के करीब रेलवे फ्लाईओवर पर कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे जा गिरी, जिसमें 2 लोग फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और उनके परिजनों को मामले की सूचना दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामूली चोट के अलावा किसी को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद कार में बैठे लोगों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें घर ले गए। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भिवानी पहुंची मंजू रानी का खिलाड़ियों ने भीम स्टेडियम में स्वागत किया। मंजू रानी ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 63 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अब मंजू कर्नाटक में होने वाले सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतने के लिए पसीना बहा रही हैं। खेल प्रेमियों को भरोसा है कि इस खिलाड़ी में जबरदस्त पावर है और वो पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगी। मंजू रानी भिवानी के गांव भाखड़ा की निवासी हैं। उन्होंने 185 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया है। पहले 182 किलो का रिकॉर्ड था। मंजू के कोच का कहना है कि मंजू टैलेंटेड और धनी है। पानीपत में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय से कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद के तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग ली। फसल खरीद, परिवार पहचान पत्र, रोड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।
बैंक में रबी की फसलों की खरीद को लेकर भी चर्चा। जिले में 49 मीडिया हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर लेबर को लेकर तैयारियां जारी हैं। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दरबार में ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से थीं। एक मामला एसएमए बीमारी का भी आया जिसमें दवा महंगी होने के कारण दवाई मंगवाने की मांग की गई। गृह सचिव ने मदद का आश्वासन दिया। गोला चिका में ट्रक यूनियन के लोगों ने प्रशासन और जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रशासन के ट्रक यूनियन में निर्माणाधीन शिव मंदिर तोड़ने पर रोष जताया। ट्रक यूनियन के लोगों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि प्रशासन ने विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर कार्रवाई की। ट्रक यूनियन ने प्रशासन से मूर्तियां दोबारा मंदिर में स्थापित करने की मांग की। ट्रक यूनियन ने ऐलान किया कि अनाज के सीजन के दौरान प्रशासन को सरकारी माल ढुलाई के लिए गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। ईश्वर विधायक सिंह ट्रक यूनियन की जगह पर बस स्टैंड बनाना चाहते हैं। गोहाना के कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने सर छोटू राम चौक को लेकर नगर परिषद और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। कहा कि नगर परिषद ने चौक में कई कमियां छोड़ दी हैं। जगबीर मलिक ने कहा कि सर छोटू राम चौक का दोबारा से निर्माण करवाकर उद्घाटन किया गया, लेकिन चौक पर मूर्ति दिखाई नहीं दे रही और जगह जगह से दरारें भी आई हुई हैं। सोना कोर्ट परिसर में जल्द ही कॉरिडोर बनेगा। नॉर्म्स पूरे होने के बाद जल्द ही एडीजे वहां बैठेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। लॉयर्स चैंबर्स का हाईकोर्ट जस्टिस ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बार प्रधान ने बताया कि बार एसोसिएशन की कुछ मांगे थी, जिसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स और चैंबर तक कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग थी, जिसे माननीय जस्टिस ने स्वीकार कर लिया। रोहतक में 3 करोड़ रुपए की अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट किया। 2017 से अवैध शराब की 1 लाख बोतलें रखी गई थी, जिसे जिले के सभी थानों से रोहतक लाकर डिस्ट्रॉय किया गया। मौके पर मौजूद डीएसपी ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा टीमें बनाकर छापेमारी करती रहेगी। कोरोना के चलते होली का त्योहार इस बार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा और इसी के चलते सोनीपत प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की। लोगों को घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाने को कहा गया। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले हफ्ते में 300 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इंद्री के गांव जोहड़ माजरा के राजकीय माध्यमिक स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रथम स्थान हासिल हुआ, जिसे लेकर पूरे गांव और स्कूल में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ का कहना है कि अब हमारा अगला लक्ष्य जिला और प्रदेश स्तर पर स्कूल को प्रथम स्थान हासिल कराना होगा। स्कूल को प्रथम स्थान हासिल होने पर 50,000 रुपए की नकद इनाम राशि मिलेगी। करनाल के गांव रायपुर जाटान के युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव लेने के लिए 2 पत्नियों का हंगामा। दोनों पक्ष आमने सामने देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। एसपी ने मृतक की मां को शव देने के आदेश दिए तो एक महिला ने हंगामा कर दिया। करनाल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस कई घंटे रेलवे ट्रैक जाम के कारण खड़ी रही। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए गुरुद्वारे में सेवा पहुंचाई, जिसके बाद यात्रियों को थोड़ी सी राहत मिली। टोहाना में पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेल डलवाने और बंदूक नोक पर नगद छीनने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गांव जमालपुर के फाटक से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरागागा निवासी के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी, नकदी और बंदूक बरामद की।
फरीदाबाद में नेशनल हाईवे के पास ढाबे में आग लग गई। ढाबे में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक में चोरों ने पीएनबी बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। बैंक से लगी दुकान से दीवार में 2 फीट का हॉल कर अंदर घुसने की कोशिश की। बैंक में कितना नुकसान हुआ है, अब इसके बारे में बैंक अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पड़ोसी ने कहा कि बैंक में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। फतेहाबाद में किसानों ने शहर भर में प्रदर्शन किया। किसानों ने लाल बत्ती चौक पर लगे बीजेपी के पोस्टर को भी फाड़ डाला और आग के हवाले कर दिया। रेवाड़ी में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। बस स्टैंड पर कर्मचारियों और लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। दिव्यांग प्रीमियर लीग में हरेंद्र का चयन होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। पृथला विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि क्षेत्र के युवा सरकार की नीतियों का फायदा उठाते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सिरसा के गांव भरोखा में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाली महिलाओं ने सहायक सचिव पर धांधली का आरोप लगाया है और जांच की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मनरेगा के गांव में 700 कार्ड बने हैं, जबकि सिर्फ 100 मजदूर काम करते हैं। बाकी लोगों को बिना काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। करनाल ने पुलिस इंस्पेक्टर बन लोगों को ठगने वाला शातिर ठग गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस वाला बताकर नौकरी दिलवाने की बात कहता था। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपी लोगों को पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने की एवज में पैसों की ठगी करता था। उस पर पहले राजस्थान और हरियाणा के बाकी जिलों में ठगी के मामले दर्ज हैं। बल्लभगढ़ में तनख्वाह न मिलने से नाराज नगर निगम कर्मियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि होली जैसे त्योहार पर भी उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। कर्मचारी नेताओं की माने तो फरीदाबाद के तीनों जोन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आगे जो फेडरेशन की रणनीति होगी उसी के हिसाब से हड़ताल को आगामी रूप दिया जाएगा। हरियाणा खेल विभाग की कोच कर्मज्योति दलाल ने दम दिया। बेंगलोर में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और डिस्क थ्रो में भी बाजी मारी। सीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। केंद्र और हरियाणा सरकार के प्रयास से नाबार्ड योजना के तहत नारनौल और इसके साथ ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या का समाधान काफी हद तक हो चुका है। मानसून की कमी के चलते गिरते भूजल स्तर और नहरों में पानी की कमी किसानों को बेचैन किए हुए है। पानी नहीं होने के कारण किसान खेती से आय तक नहीं ले पा रहे। यहां का भूमि जल स्तर 1500 फुट से भी नीचे जा चुका है। गुरुग्राम में अब दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस फास्ट उपलब्ध होगी। 15 मिनट की जगह 12 मिनट के अंदर एम्बुलेंस दुर्घटना की जगह पहुंच जाएगी, जिससे पीड़ित व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सकेगा। हरियाणा में सभी डिपो होल्डर को गरीबों में बांटने के लिए पौष्टिक चावल मिलेंगे। देश हित में राइस मिलर ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। राइस मिलर्स ये पौष्टिक चावल जल्द उपलब्ध करवाएंगे। 28 फरवरी की चावल की डिलीवरी पर लगाई गई रोक को हटाने पर सरकार का आभार जताया और कैथल में राइस मिलरों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। 20 अप्रैल को 18 मई से परीक्षाएं 12:30 से 3 बजे तक पेपर का समय। 22 अप्रैल को 10वीं का सोशल साइंस का पेपर, वहीं 23 अप्रैल को 12वीं का फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और 26 अप्रैल को 10वीं का हिंदी का पेपर होगा। सत्ताईस अप्रैल को 12वीं का मैथ, 28 अप्रैल को 10वीं का इंग्लिश, 29 अप्रैल को 12वीं का फिजिकल एजुकेशन और 30 अप्रैल को 12वीं का होम साइंस का पेपर होगा। 1 मई को 12वीं का इंग्लिश, 3 मई को 10वीं का मैथ, 5 मई को 12वीं का केमिस्ट्री और 7 मई को 10वीं का साइंस का पेपर।
यमुनानगर में नगर निगम की टीम दुकानदारों के मास्क न पहनने पर चालान कर रही है। इसी दौरान एक महिला दुकानदार ने इसका विरोध किया। उसके बाद बाकी दुकानदारों ने भी निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। महिला दुकानदार और अन्य दुकानदारों का आरोप है कि निगम कर्मचारी लगातार उस छोटी सी मार्केट में रोज आकर चालान कर रहे हैं। महिला का कहना था कि उसकी माता वेंटिलेटर पर हैं, वो खुद बीमार है, इसीलिए उन्होंने अपना मास्क उतारा था। यमुनानगर के प्रेमनगर निवासी 103 वर्षीय वैद्य रामलाल पिछले 90 साल से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों की सेवा कर रहे हैं। 1957 में हिंदी भाषा की रक्षा के लिए चलाए गए हिंदी रक्षा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की है। हिंदी भाषा के लिए उनके इस योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फैसले के तहत राज्य सरकार उन्हें सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के जरिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सोहना नगर परिषद के आम चुनाव अब विधानसभा मतदाता सूची से कराए जाएंगे, जबकि इससे पहले नगर परिषद की अलग मतदाता सूची होती थी। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है ताकि कोई बोगस मत दर्ज न कर सके। वहीं परिषद विभाग ने सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को वेरिफिकेशन करने के लिए सूचियां वितरित कर दी हैं। गुरुग्राम जिले में 1 अप्रैल से बड़ी कंपनियों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। गुरुग्राम के कादीपुर में लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। टूटे रोड और सीवर लाइन की समस्या का नहीं हुआ कोई समाधान। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार अड़ंगा लगा दे रहा था। जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला देता रहा। इस मामले पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। महाराष्ट्र के पुणे में कैंप एरिया की फैशन स्ट्रीट में आग लगने से छोटी बड़ी लगभग 448 दुकानें जलकर राख हो गई। मुख्य फायर टेंडर अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां और 50 फायर फाइटर जवान और 10 अधिकारी भेजे गए। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। फैशन स्ट्रीट में कपड़े, जूते, चश्मे और बाकी सामान बेचने वाली छोटी दुकानें लगती हैं। अधिकारी ने कहा कि सड़क पर भारी भीड़ के चलते दमकल विभाग को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।